हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे 10th बोर्ड के एग्जाम जल्दी से शुरू होने वाले हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा मॉडल साइंस क्वेश्चन पेपर, जिसके हम ऑलरेडी पार्ट ए एंड पार्ट बी प्रीवियस 2 वीडियो में कर चुके हैं। उनके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जरूर चेकआउट करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और कि हमारी वेबसाइट के साथ। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं? तो वेरी सिंपल, अगर हमें डाउनलोड करना है तो हम सबसे पहले जाएंगे www.hpboss.org। तो हमें इस तरह से जो वो HP बॉस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देन हमें क्लिक करना है डाउनलोड्स के ऊपर, देन हमें क्लिक करना है मॉडल पेपर के ऊपर। बस इस तरह से हमारी विंडो जो ओपन हो जाएगी। देन हमें जाना है हमारे मॉडल साइंस क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो ओपन हो जाएगा साइंस का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट सी। तो हम पार्ट बी और पार्ट ए ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको पार्ट सी के अंदर करना क्या है। पार्ट सी के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है 30 to 34। दैट मीन्स यहाँ पे आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, यानी कि आपके पास टोटल 4 क्वेश्चंस है, और आपका बोला गया 3 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। ठीक है, और आपको बोला गया डू एनी 3, मतलब आपने सिर्फ जो है वो 3 ही क्वेश्चन करने हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको एक बेनिफिट है कि आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें से आपको 3 ही करने हैं। तो एक क्वेश्चन आप कोई भी छोड़ सकते हो जो आपको अच्छे से नहीं आता है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को इस तरह से आंसर करना है कि आपको एटलीस्ट 3 मार्क्स उस क्वेश्चन के मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। ये हम मतलब वी कैन से क्वेश्चन नंबर 31। तो ये है हमारा, व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप, एक्सप्लेन। आपको बोला गया कि क्यों नोबल गैसेज को जो है वो एक अलग से ग्रुप के अंदर, सेपरेट ग्रुप के अंदर रखा गया, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, तो मैंने इनके आंसर जो वो यहीं पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे इसका आंसर काफी बड़ा लिखा हुआ है। ये जितना भी यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, आप एक तरह से समझ सकते हो आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और इसलिए दी गई है कि आपको हो सकता है नोबल गैसेस से रिलेटेड जो है इसी नोबल गैसेस के ऊपर कुछ और क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए। तो यहाँ पे नोबल गैसेस के बारे में ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। द नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप बिकॉज दीज आर अनरिएक्टिव and present in a very low concentration in the atmosphere, and their properties do not resemble any other group, so they are placed in a separate group। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमने नोबल गैसेस को सेपरेट ग्रुप के अंदर इसलिए रखा है बिकॉज वो अनरिएक्टिव है और वो बहुत ही लो कंसंट्रेशन में पाई जा रही हैं हमारे एटमोस्फेयर के अंदर, और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो और किसी ग्रुप के साथ रिजेंबल भी नहीं करती है, इसलिए उनको एक सेपरेट ग्रुप के अंदर रख दिया गया है। नोबल गैसेस हमारे पास कौन सी है? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जियोनॉन, ये सारी आपको नोबल गैसेस यहाँ पे इनके नाम लिखे गए हैं। और इन सबको जो वो सेपरेट ग्रुप के अंदर इसलिए रखा गया, आप एक एक नंबर लिख के भी इनके आंसर कर सकते हो, क्योंकि ये 3 मार्क्स के हैं। तो आप इस तरह से इसके 3 पॉइंट्स करके भी लिख सकते हैं। जैसे दे आर एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव, सेकंड दे डू नॉट कंबाइन विद एनी अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एंड थर्ड ऑल द नोबल गैस एलिमेंट हैव जीरो वैलेंसीज एंड प्लेस इन अ जीरो ग्रुप विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ से भी इसके बारे में और अगर एड ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैंने यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन लिख के दे दी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 32, जो है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो आपने बहुत अच्छे से अपने चैप्टर में पढ़ा है जिसमें हमारे पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया गया है। तो वहां पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, आपके एक्सरसाइज के अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, और आपसे पूछा भी गया है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो अगेन ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप इसको बड़ा करके भी लिख सकते हो, छोटा करके भी लिख सकते हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो आपको ऊपर वाले हिस्से में ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, वो आपको इसलिए लिखी है कि हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम पूछा जा सके कि जाए कि न्यूलैंड लॉ क्या है, व्हाट इज द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो पहले तो आपको वैसे भी लिमिटेशन से पहले पता होना चाहिए कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, देन आप उसकी लिमिटेशंस के बारे में बता सकते हो। क्योंकि अभी हमारा फोकस जो लिमिटेशन के ऊपर है, तो मैं आपको यहाँ पे लिमिटेशंस को एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम वो न्यूलैंड लॉ को ही पूछ लें। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले हमारी फर्स्ट लिमिटेशन के ऊपर, जो क्या है, द की शॉर्टकमिंग ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट है, सेवरल एलिमेंट वर फिट इनटू द सेम स्लॉट इन न्यूलैंड्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, कोबाल्ट एंड निकल वर प्लेस्ड इन द सेम स्लॉट।
तो उसने जो है वो एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दी थी, मतलब उसने भी पीरियोडिक एलिमेंट्स को एक तरह से अरेंज करने की कोशिश की थी, और उसने क्या किया था, कुछ एलिमेंट को सेम ही स्लॉट दे दिया था, ठीक है, कि उनको एक ही स्लॉट में एंटर कर दिया था। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा गया कोबाल्ट एंड निकल, उनको एक ही स्लॉट में एंटर कर दिया, तो ये उसकी एक लिमिटेशन आई थी। सेकंड लिमिटेशन ये है कि एलिमेंट विद दिस सिमिलर प्रॉपर्टी वर ग्रुप टुगेदर, कि ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर नहीं थी उनको भी सेम ग्रुप के अंदर जो वो रख दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल के लिए द हेलोजेंस वर ग्रुप विद सेम मेटल सच एज कोबाल्ट, निकल एंड प्लेटिनम। तो आपको पता है कि हेलोजेंस की तो प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, पर उनको भी सेम ही एलिमेंट के अंदर रख दिया गया था सब मेटल के साथ, कोबाल्ट, निकल एंड प्लेटिनम। तो ये इसका सेकंड लिमिटेशन थी। देन थर्ड लिमिटेशन है न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव हेल्ड ट्रू ओनली फॉर द एलिमेंट अप टू कैल्शियम, और ये जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही आप समझ सकते हो कि अच्छे से वर्क कर रहा था, उसके बाकी के एलिमेंट के लिए और बाकी के एलिमेंट्स के लिए अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। एलिमेंट विद ग्रेटर एटॉमिक मास कुड नॉट बी अकोमोडेटेड इनटू द ऑक्टेव, तो जो जिनका मास जो वो ज्यादा था वो उस ऑक्टेव के अंदर अकोमोडेट नहीं किए जा सकते थे। देन लास्ट उसकी लिमिटेशन ये थी कि द एलिमेंट दैट वाज डिस्कवर्ड लेटर कुड नॉट बी फिट इनटू द ऑक्टेव पैटर्न, कि जिन एलिमेंट की डिस्कवरी बाद में हुई थी उसकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देने के बाद वो इस ऑक्टेव पैटर्न के अकॉर्डिंग जो फिट नहीं हो पा रहे थे। देयरफॉर दिस मेथड इज क्लासिफाइंग एलिमेंट डिड नॉट लीव द एनी रूम ऑफ द फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, कि मतलब न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी के लिए उसने कोई स्पेस ही नहीं रखा था अकॉर्डिंग टू हिज लॉ। ठीक है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बाकी साइंटिस्ट की जिन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दी थी उनकी लिमिटेशंस को भी एक बार रीड आउट करें, मे बी आपको किसी और साइंटिस्ट की वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 33। वो है व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म एम, कि अगर हम रिसोर्सेज को शॉर्ट टर्म एम्स के साथ, मतलब छोटे से उद्देश्य के साथ अगर यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उसका क्या एडवांटेजेस होंगे। वैसे तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, पर आपसे एडवांटेजेस पूछे गए हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एडवांटेजेस लिख दिए हैं, आपको लिस्ट आउट कर दिए। ये वाली इंफॉर्मेशन आप अगेन यूज कर सकते हो अपने यूज के लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैंने इस तरह से लिस्ट आउट कर दिया। फर्स्ट है द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म गोल्स आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट है द नीड फॉर द वाइडर पॉपुलेशन कैन बी फुलफिल्ड, कि जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उसकी नीड को हम फुलफिल कर सकते हैं अगर हम हमारे रिसोर्सेज को फटाफट से यूज कर लेते हैं। अगर हम थोड़े से टाइम के लिए सोचें कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है तो हम अपनी पॉपुलेशन की नीड को पूरा कर सकते हैं। सेकंड, इट गारंटी द कंपनीज ग्रोथ, कि किसी भी कंपनी की ग्रोथ को गारंटी कर सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनी जब उस रिसोर्सेज का एक्सट्रीम यूज करना शुरू कर देगी तो वो उसकी ग्रोथ को ऑब्वियस है कि गारंटी है कि उसकी ग्रोथ करवाएगा। कमर्शियल डेवलपमेंट में भी गेन हो सकती है। देन फोर्थ है इट विल एनकरेज द लाइफ टू बी मच मोर कंफर्टेबल, कि अगर हम रिसोर्सेज का एक ही बार इस्तेमाल करना शुरू कर दें और फ्यूचर के बारे में ना सोचें तो हमें ये जो लाइफ है उसको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बना देगा। तो ये तो एडवांटेजेस हैं जो लिखे हुए हैं, और इन एडवांटेजेस का हमें यूज जो वो शॉर्ट टर्म ही होगा। अगर हम शॉर्ट टर्म एम लेके चल रहे हैं तो इनका जो फायदा है वो हमें शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो पाएगा। तो आपसे इस बार एडवांटेजेस पूछे हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे डिसएडवांटेजेस पूछ लिए जाए, तो उसके लिए आपको ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसको रीड कर लीजिएगा, इसमें डिसएडवांटेजेस के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 34। ये है हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमिन्ड इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो सेक्स है चाइल्ड का वो कैसे डिटरमिन किया जाता है, मतलब कि जो चाइल्ड है वो मेल है या फिर वो फीमेल है, इसको कैसे डिटरमिन किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखो मैंने इस आंसर को काफी ज्यादा लंबा करके लिख दिया हुआ है, जैसे इनहेरिटेंस ऑफ बायोलॉजिकल सेक्स कैसे होता है हमें पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मेल के पास जो है वो दो डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई, जो हमें बहुत अच्छे से पता है कि मेल के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, और जो फीमेल होती है उसके पास एक्स एंड एक्स जो वो सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम फ्रॉम मेल और क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल, तो हमेशा ध्यान रखना है कि एक क्रोमोसोम जो है वो मेल से आता है और एक क्रोमोसोम जो है हमें वो फीमेल से मिलता है, और इस तरह से हमारे पास दोनों क्रोमोसोम जाके इकट्ठे होते हैं हमारा जो चाइल्ड होता है उसके अंदर, और इन्हीं कौन से वाले क्रोमोसोम मेल और फीमेल से आए हैं इसी बात से हमें डिटरमिन होता है कि कौन सा वाला बेबी बनेगा। तो यहाँ पे यहाँ से आप इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। द टू पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर फर्स्ट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर एंड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर प्रोड्यूसिंग अ गर्ल।
तो मतलब यहाँ पे मैं अगर मेल लिख देती हूँ या फिर मैं यहाँ पे फादर बोल लूँ इसको, और यहाँ पे मैं बोलूँ हमारे पास है मदर, तो हमने अभी देखा कि मेल के पास XX क्रोमोसोम है, सॉरी मेल के पास जो है X एंड Y क्रोमोसोम है एंड फीमेल के पास X एंड X क्रोमोसोम। तो अगर यहाँ पे बोला गया कि अगर मेल से भी X क्रोमोसोम आ रहा है और फीमेल से भी, मतलब मदर और फादर दोनों से अगर XX क्रोमोसोम आ रहा है, तो जो हमारे पास चाइल्ड होगा वो होगी गर्ल। तो यहाँ पे आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो, और ये जो मेरा डायग्राम है आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हो। देन सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है एन X क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड Y क्रोमोसोम फ्रॉम फादर प्रोड्यूसिंग अ बॉय, कि अगर फादर से हमें Y क्रोमोसोम मिल रहा है और मदर से हमें अगेन X क्रोमोसोम मिल रहा है, और मदर से हमें X ही क्रोमोसोम मिल सकता है क्योंकि उसके पास ऑब्वियस है कि एक ही क्रोमोसोम है, तो ये जो हमारे पास होगा वो होगा बॉय। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया है द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल ऑफस्प्रिंग इज 1:1, मतलब जितनी गर्ल्स होने की रेशियो है, मतलब जितनी गर्ल्स पैदा हो सकती है और जितने बॉय पैदा हो सकते हैं वो बराबर रेशियो है। मतलब 50% हमारे पास बॉयज गर्ल्स पैदा हो सकती हैं और 50% जो है वो बॉय पैदा हो सकते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 50% हमारे पास XX हो सकते हैं और 50% ही हमारे पास XY हो सकते हैं। तो इस तरह से हम जो इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो पार्ट सी है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगेन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन को जो वो लीव कर सकते हो जिसका आंसर आपको अच्छे से नहीं आता है। तो नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट डी, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन पेपर का। तो आपको इससे पता लग गया होगा कि आपको किस तरह से जो वो फाइनल क्वेश्चन पेपर जो वो आने वाला है। यहाँ पे आपका जो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो मतलब आपको आंसर जो वो काफी अच्छे से डिटेल में देना पड़ेगा क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्लस अगेन यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 भी लिखा तो आपको एक ही क्वेश्चन है, पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अगेन यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिएंगे, तो अगेन आपको 2 में से सिर्फ एक ही करना है। यहाँ पे और का निशान लगाया गया है, इसका मतलब ये है कि आप या तो इस वाले क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन के या तो इस वाले पार्ट को करिए या तो फिर इस वाले पार्ट को करिए। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा क्वेश्चन कितने अच्छे से आता है और कितने डिटेल में आता है। जो क्वेश्चन आपको ज्यादा डिटेल में और अच्छे से आता है प्लीज उसी ऑप्शन को ऑप्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे 5 मार्क्स लेके आने हैं। तो मैं तो आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, what would be the electron dot structure of the carbon dioxide having formula of CO2 and a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of the sulfur। तो आपको इनका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो वो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया है और आपको एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया, सो दैट कि आपके क्वेश्चन का आंसर जो है एटलीस्ट 5 मार्क्स का बन सके, ठीक है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लेविस डॉट फॉर्मूला, इट डिफाइन द नेचर ऑफ द बॉन्ड एंड पोजीशन ऑफ अ एटम ऑफ मॉलिक्यूल विच आर कनेक्टेड इन द मॉलिक्यूल। क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप ट्राई कीजिए कि इसमें आप डिफाइन कर पाओ कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम लेविस डॉट फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करके मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में लिख भी देंगे और उसका ड्रॉ भी कर देंगे, तो हमें जो गुड मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब कार्बन को सेंटर में रखा है। हमें पता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस में, और ऑक्सीजन के हमें पता है कि उसके पास 6 होते हैं। तो मैंने 2 यहाँ लिख दिए, 2 यहाँ लगा दिए और 2 यहाँ लगा दिए, ठीक है। सेम इसके लिए भी 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो ये बन चुका है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ पे लिखा भी है द कार्बन इज द सेंट्रल एटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, जो कार्बन होगा वो सेंट्रल एटम होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे इस तरह से। ऑक्सीजन एटम कंटेन 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा ऑक्सीजन है उसके पास हमें दिख रहे हैं कि 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। एंड सिंस 2 लोन पेयर हैं, सिंस इट इज बॉन्डेड टू ओनली 1 कार्बन एटम इट मस्ट फॉर्म अ डबल बॉन्ड। तो क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ जुड़ी हुई है तो उसको एटलीस्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे ताकि वो अपने ऑक्टेट को पूरा कर सके, उसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो सके। कार्बन एटम कंटेन 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ हमें दिख रहा है कि इसके पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, रिजल्टिंग इज 0 लोन पेयर, उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। सो देयरफॉर इट इज डबली बॉन्डेड टू ईच ऑक्सीजन एटम, तो इसलिए ये दोनों ऑक्सीजन के साथ जो डबली बॉन्ड होगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सल्फर का भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सल्फर का एटॉमिक नंबर हमें पता है 16 होता है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 286 रहती है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सल्फर एटम आर 6, मतलब उसके बैलेंस मतलब सबसे बाहर वाली जो शेल है उसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एंड द सल्फर मॉलिक्यूल्स केमिकल फॉर्मूला हमें पता है S8 होता है, एंड ईच सल्फर एटम इज कनेक्टेड टू आइडेंटिकल एटम ऑन ईदर साइड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कि हर एक सल्फर का जो एटम होता है वो दूसरे सल्फर के एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, डबल नहीं होता है। और यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला S8 इससे होता है, मतलब एक सल्फर जो है वो अपने जैसे और 8 या 7 सल्फर के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है वो 2 तरह का स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हो, या तो आप इसको एक क्राउन शेप में दिखेगा, देखिए आपको ये क्राउन शेप में नजर आ रहा है इसका जो ये स्ट्रक्चर है।
आराम से देख सकते हैं आप। या फिर आपको ये जो वो रिंग शेप में भी हो सकता है, तो मैंने रिंग शेप वाला स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे दिखाई दिया है, इस तरह से दिख रहा होगा आपको, रिंग शेप स्ट्रक्चर भी इसका हो सकता है। तो इस तरह से अपने अपने आप 5 मार्क्स जो वो अच्छे से सिक्योर कर सकते हो अगर आप अपने क्वेश्चन का आंसर इस तरह से करते हो तो। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है हमारे मॉडल साइंस क्वेश्चन पेपर का। व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? तो आपको पूछा गया कि हमारा सन जो है वो सुबह सुबह रेड कलर का क्यों दिखता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आप यहाँ से लिख सकते हो। तो जब सन राइज हो रहा होता है ना, तो क्या होता है कि जो सनराइज होता है ना, उस दौरान जो होता है सन को बहुत ही सन हैव टू ट्रैवल अ ग्रेटर डिस्टेंस इन अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आईज। मतलब सन से जो रेज निकल रही होती है ना, उनको बहुत ज्यादा दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले। तो इस जर्नी में क्या होता है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है वो स्कैटर हो जाती है, और जो लॉन्गर वेवलेंथ की जो लाइट होती है वही हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। जो ब्लू कलर की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, और जो रेड कलर की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ लंबी होती है। तो इस वजह से जो रेड कलर है इज एबल टू रीच आवर आईज आफ्टर द एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब एटमॉस्फेयर से स्कैटर होने के बाद भी हमारे आंखों तक जो वो रेड लाइट इसी वजह से पहुंच पाती है, और ब्लू लाइट जो वो जल्दी ही स्कैटर हो जाती है, इसलिए वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती है। तो देयरफॉर सन जो वो हमें रेडिश अपीयर होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे मैंने जो वो वेवलेंथ भी लिख दी है सभी के सभी की, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसकी कितनी कितनी होती है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये हमारा 5 मार्क्स क्वेश्चन, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो द लीस्ट स्कैटर लाइट इज रेड बिकॉज इट ट्रेवल द लॉन्गर डिस्टेंस एंड हैज द लॉन्गर वेवलेंथ, एंड ऑल अदर लाइट, आप ब्लू की बजाय ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑल अदर लाइट रेज इज विजिबल इन द विजिबल स्पेक्ट्रम आर मोर स्कैटर्ड बिकॉज दे हैव अ शॉर्टर वेवलेंथ एंड ट्रेवल द शॉर्ट डिस्टेंस, इसलिए वो छोटा ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं। सो दिस इज वाई सन अपीयर रेडिश ड्यूरिंग द सनराइज। और अब आप अपने क्वेश्चन को पूरा 5 मार्क्स लेने के लिए इस वाली डायग्राम को ड्रॉ कर दोगे तो आपको आपके फुल 5 मार्क्स जो है वो आराम से मिल जाएंगे। इस तरह से आप ये जो दिखाए गए वो आपकी आईज दिखाई गई है कि दिन के टाइम पे हमारा सन हमें रेड दिखता है, इस तरह से लाइट आती है, राइट के टाइम पे हमें किस तरह से दिखता है, और इवनिंग के टाइम पे हमें अगेन रेडिश सा दिखता है, वो क्यों दिखता है। तो ये सारी डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पार्ट बी एंड पार्ट सी। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको विद सॉल्यूशन जो है वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।